हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? हाँ जी, हो रही है। तौहीद, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप मुझे लग तो रहा है कि आप अपना माइक आप एक म्यूट। स्क्रीन शो हो रही है आपकी। शायद कोई प्रॉब्लम बता रहे नेटवर्क का। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। ठीक है, तो रिसर्च पेपर में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के ऊपर। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी बेसिकली अगर हम बात करें तो हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में। कंपैरेटिवली अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं सेम इंडिविजुअल का। ठीक है, तो हम चेक कर रहे होते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या न्यू चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो हम वो सारा डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन आवर रिसर्च क्वेश्चन, और फिर हम उसका एक डाटा बना के और उसके पूरा रिसर्च पेपर बनाते हैं। लेकिन वेन एवर वी आर वर्किंग ऑन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, हम एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन लेते हैं और उसके लिए हम अपनी एक स्पेसिफिक सैम्पल देखते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम में, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में हम देखते हैं कि ये इस रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में क्या फीचर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना पड़ेगा सेशन, मज़ा नहीं आएगा वरना बोरियत हो जाएगी। यस यस। बार हाँ जी, बार बार समझ आ गई मुझे। हाँ, बार बार जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? वरना फिर हम सो जाएंगे, सच बता रही हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा, अब रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है कि हम जब कोई भी डाटा हम पास्ट रिकॉर्ड से, कोई डाटाबेस, हॉस्पिटल डाटाबेस से हम निकाल रहे होते हैं और हम चेक कर रहे होते हैं कि हाँ कि इन लोगों में क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट थे, तो हम पास्ट से जब डाटा निकाल रहे होते हैं, दैट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, जिसका मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट वी आर फोकसिंग नाउ ऑन क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आज जब क्रॉस सेक्शन स्टडी आप लिखने जा रहे होते हैं तो आप नॉर्मली फर्स्ट कौन सा सेक्शन लिखते हैं? पारा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। और तौहीद? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। लेकिन लिखना यहाँ से नहीं होता है शुरू। सबसे पहले आई वुड रिकमेंड, नॉर्मली लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन से भी, इट्स नॉट लाइक इट्स अ रॉन्ग पाथ, यू कैन चूज दिस वन एज वेल, लेकिन बेहतर है कि आप मेथडोलॉजी से स्टार्ट करें। मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब लिख लिया, इसके बाद इंट्रोडक्शन लिखें। इसका रीज़न क्या है कि नॉर्मली आपको क्लाइंट तो अपने ऑब्जेक्टिव्स दे देता है ना कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमने डिटरमाइन करने हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके पास डाटा बनकर आता है ना, तो आप जब उस डाटा के अकॉर्डिंग आप जब चीज़ों को लाइन अप कर देते हैं, डाटा के अकॉर्डिंग जब आपके पास चीज़ें, पूरी फाइंडिंग्स आपके पास रेडी हो जाती हैं ना, तब आपके पास बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है कि हाँ, अब ये मेरे पास चीज़ आ चुकी है, अब इसके अकॉर्डिंग मेरे ऑब्जेक्टिव्स में अगर थोड़ा बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशंस अगर आपको करनी पड़े तो यू कैन ईजीली डू इट। और फिर उससे पता अच्छा एक और अच्छी बात ये होती है कि आप उससे अच्छा रिसर्च गैप बना सकते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि इंट्रोडक्शन हमेशा आप आखिर में बनाएं। और इससे एक और फ़ायदा होता है, अक्सर मैंने कमेंट्स में लिखा है, शायद आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैं बोलती हूँ कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये डिस्कशन में जानी चाहिए। ऐसा बोलती हूँ ना मैं? हाँ जी, मैंने नोटिस किया ये। हाँ, तो उसका वो क्यों ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि हमारी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी डिस्कशन के साथ ज़्यादा क्लोजली जा रही है या इंट्रोडक्शन के साथ क्लोजली जा रही है। क्योंकि ये कुछ ना आखिर की जो रिसर्च गैप वाली जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स के करीब करीब होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो थोड़ी सी ना ओवरलैप कर जाएँ डिस्कशन में भी और इंट्रोडक्शन में भी। तो ये ज़रा देखना कि हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स से सिमिलर कौन कौन सी स्टडीज़ हैं जिनको हमको डिस्कशन में ग्रैब करना है, और वो कौन सी स्टडीज़ हैं जो कि सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हमको इंट्रोडक्शन में लिखनी है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल जाती है जब आप ऑलरेडी सारे सेक्शन डिज़ाइन कर रहे होते हो। आपको पता होता है कि हाँ, डिस्कशन मैंने लिख दी, अब ये मैं बात दोबारा से इंट्रोडक्शन में थोड़ी लिखूंगी, इससे पीछे वाली बात लिखनी चाहिए। सही है ना? जी सही है, समझ आ गई। सही कह रही हैं। अच्छा जी,
अब आप मेथडोलॉजी जब स्टार्ट करोगे तो ज़ाहिर है आपको पास कुछ तो इन हैंड होना चाहिए, तो आपके पास सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन और एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। मैं आपको जब देती हूँ तो आपको बताती हूँ कि ये क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्वियसली व्हेन यू हैव ऑब्जेक्टिव्स यू हैव रिसर्च क्वेश्चन, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं मेथडोलॉजी। अब मेथडोलॉजी में मेनली आपके पास ये चीज़ें, आपको खुद को भी पता है कि ये चीज़ें, हमारे पास फर्स्ट हेडिंग आती है रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हम क्रॉस सेक्शन बताते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टडी टाइप है, क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडनल, रेट्रोस्पेक्टिव, विच वन। रिसर्च डिज़ाइन हम बताते हैं क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या मिक्स्ड मेथड है। अब क्रॉस सेक्शनल में भी ना 3 तरह के रिसर्च डिज़ाइन यूज़ हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव जिसमें स्टार्ट्स लगते हैं, क्वालिटेटिव जिसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, मिक्स्ड मेथड मतलब कुछ मोर देन 1 मेथड अगर इस्तेमाल हुआ है तो विच इज़ मिक्स्ड मेथड, ठीक है। बट हम फिलहाल फोकस करेंगे क्वांटिटेटिव के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारा क्वांटिटेटिव पे है, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन आपको मेंशन करना है, स्टडी ड्यूरेशन आपको मेंशन करना है, ओवर विच टाइम पीरियड आपने वो स्टडी कंडक्ट की है, ठीक है, यानी कि डाटा कलेक्शन का जो पूरा टाइम था वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। स्टडी सेटिंग, कहाँ पर हुई है स्टडी, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में हुई है तो आपको उसको मेंशन करना है। अगर कह लो कि ग्लोबल स्टडी है, ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में नहीं कर रहे स्टडी, तो आपको वो वाली सेटिंग भी मेंशन करनी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कहाँ पर हुई है स्टडी, यू हैव टू मेंशन द सेटिंग एज वेल। तो पहली हेडिंग रिसर्च डिज़ाइन की हो गई। दूसरी हेडिंग होती है पॉपुलेशन और सैम्पलिंग की। यहाँ पर आपको अपनी टारगेट पॉपुलेशन बतानी है और उसके हवाले से इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं कि कितनी वुमेंस में ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी वुमेंस में ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेलेंट है, तो आप उसके लिए कोई ना कोई आपको, ऑब्वियसली आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या हो गई, वुमेन, राइट जी। उसके अकॉर्डिंगली आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है ना अब आप रखेंगी कि अब सारी वुमेन तो नहीं हो सकती ना, राइट फ्रॉम द बर्थ तो आप नहीं हर एक को इंक्लूड कर सकती। तो इंक्लूड करने के लिए आपको पास एक प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ फ्रॉम दिस एज टू दिस एज, ठीक है, कोमॉर्बिड पेशेंट्स ना हो या बहुत ज़्यादा कोई एजड ना हो, तो मतलब एक प्रिवेलेंस के लिए एक आपके पास बैलेंस्ड क्राइटेरिया होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली आप पुरानी स्टडीज़ से रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया आप जब मेंशन करते हैं, सॉरी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जब आप मेंशन करते हैं, यू हैव टू जस्टिफाई कि आपने अगर कुछ लोगों का एक्सक्लूजन किया है तो वो क्यों किया है। फॉर एग्जांपल अगर प्रेग्नेंट वुमेन का आप एक्सक्लूजन कर देते हैं, बहुत ही कोई एजड इंडिविजुअल्स है फॉर एग्जांपल 80-90 एज के, तो उनका एक्सक्लूजन कर देते हैं, कोमॉर्बिड पेशेंट्स का एक्सक्लूजन कर देते हैं, तो ये कोई आपको जस्टिफाई करना है कि फॉर एग्जांपल ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो सकते हैं, यानी कि ये इसमें हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करने में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिफ्लेक्ट इट प्रॉपरली, जस्टिफाई इट प्रॉपरली कि एग्जैक्टली वाई आपने उसको एक्सक्लूड किया है। फिर सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या थी, रैंडम थी, कन्वीनियंट थी, स्ट्रेटिफाइड थी, ये आपको मेंशन करना है। सैम्पल साइज आपको मेंशन करना है। अच्छा, अब नॉर्मली आज जब हमारे पास पेपर्स आ रहे होते हैं तो हमारे पास पावर एनालिसिस करके दिया हुआ होता है क्लाइंट, लेकिन अगर कभी आपके पास कोई रैंडम सा डाटा आ जाए तो उसके लिए पावर एनालिसिस का मैं एक फार्मूला बता देती हूँ। ये जो फार्मूला है ना, इसमें n तो सैम्पल साइज है, z इज z स्कोर, जो कि आपने नॉर्मली 1.96 ही रखना है क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड चल रहा होता है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। p इज एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन, एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन या प्रिवेलेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि अगर आप यही प्रिवेलेंस ही देख रहे हैं वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर की, तो आपने लिटरेचर से देखना है कि एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन इसका है क्या, प्रीवियस स्टडीज़ में एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन क्या है। फॉर एग्जांपल 100 में से अगर कोई 30 इंडिविजुअल्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट हुए हैं, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन हो गया वो 0.3 हो गया। 30 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो क्या होगा 0.3। तो ये एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन, आप इसको कैलकुलेट चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट यू हैव टू रिफ्लेक्ट विद लिटरेचर कि एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन क्या है। फिर मार्जिन ऑफ एरर, ये भी पता है कि ये 0.05 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है।
नहीं, मुझे ना सर ये चीज समझ नहीं आ रही कि ना हम ये सैंपल साइज कैलकुलेशन करते क्यों हैं? सैम्पल साइज कैलकुलेशन इसलिए की जाती है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसके लिए कितना सैंपल चाहिए होगा, ठीक है। मतलब एक प्रोपोर्शन सेट हुआ होता है कि अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हाँ हमारी इतनी ट्रू फाइंडिंग्स आनी चाहिए, मतलब हमारे पास एरर रेट सिर्फ 5% का होना चाहिए, ठीक है, तो फिर हम अपने सैंपल को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सैंपल कितना होना चाहिए। बेसिकली हम 2-3 फैक्टर्स को साथ में देख रहे होते हैं। हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमारे एरर रेट के चांसेस कितने हैं, हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है ना पॉपुलेशन कितनी है, तो अकॉर्डिंगली सैंपल साइज रिफ्लेक्ट करता है ताकि सैंपल साइज प्रॉपरली पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर सके। समझ आई? फिर हम यही वाला सैंपल साइज आगे लेके चलते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, यही वाला सैंपल साइज आगे लेके चलते हैं। ठीक है, समझ आ गई? हाँ जी जी। सही है। आ गया भाई तुम। ठीक है, अब आपने किन में से सैंपल लिया है, ठीक है। जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेलेंस की ही बात करें तो हमने किन में से, कौन सी वुमेन को हमने एज अ सैंपल टारगेट किया। फॉर एग्जांपल कुछ रिसर्चर्स बोले कि नहीं हमारी जो यूनिवर्सिटी की जितनी भी वुमेन्स है ना, हम उनको अपना सैम्पलिंग फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। तो आपने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की वुमेन को टारगेट किया है। अब दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस तरह की वुमेन है, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, जो कुछ घरों में बैठी हुई हैं, डिफरेंट कह लो कि सैम्पल टाइप्स है ना आपके पास वुमेन में भी। तो आपने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की वुमेन को सैंपल किया है, तो डज इट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन? नहीं ना। तो बेसिकली ये जो सैम्पलिंग फ्रेम होता है ये हमें बताना होता है कि हमने किन वुमेन्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने बताना है कि पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज क्या थी, हमने किन किन तरह से पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट किया, एडवर्टाइजमेंट्स की, इंस्टीट्यूशनल आउटरीच, अगर इंस्टीट्यूशनल आउटरीच की तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में की, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे की, वगैरह वगैरह, ठीक है। एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है विच इज़ अ फ्लो डायग्राम ऑन पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, ठीक है। ये हम लोग अब रिसेंटली इंक्लूड करना हमने शुरू किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब ये मैंने 2 डायग्राम्स आपको दिखाई हैं एज अ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये वाली पीपीटी ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिफ्लेक्ट इट ऑन, और बाद में अगर आप कुछ कंटेंट निकालना चाहें तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्वे जो है वो 3000 पार्टिसिपेंट्स को गया क्रॉनिक कंडीशन में, ठीक है। कुछ के पास पहुंचा, कुछ के पास नहीं पहुंचा। जिनके पास नहीं पहुंचा 413 वो निकल गए। फिर जिनके पास पहुंचा उनमें एलिजिबिलिटी चेक की गई, ठीक है। कुछ या तो एलिजिबल नहीं थे, कुछ ने डिक्लाइन कर दिया, तो जितने बच्चे फिर वो 1824 थे। तो ये एक फ्लो डायग्राम है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी फ्लो डायग्राम है, आप इसको बाद में रेफर कर लीजिएगा। ये वाली चीज़ समझ में आ गई? ये वाला डाटा हमें क्लाइंट देगा या ये हम, जैसे समटाइम्स क्लाइंट नहीं देते हैं तो हमें खुद से इस चीज को सेट करना यार है? ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ना अमूमन जो ये सब चीज़ें हो रही होती है ना, कहने को तो बड़ा थ्योरेटिकली चल रहा होता है, लेकिन अमूमन बैकग्राउंड में लोग इतने ज़्यादा पखराटे करते नहीं हैं, तो वो हमको खुद करनी पड़ती हैं कि हम अपने हिसाब से एक चीज़ को बना लें, क्योंकि पब्लिश जब कराना होता है तो उसमें ये चीज़ रिक्वायर होती है, ठीक है। और ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम बोलें कि किसी को नुकसान होगा ऐसी इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। ये पार्टिसिपेंट सिलेक्शन प्रोसेस से किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो ये अगर हम सेल्फ डेवलप भी कर लेते हैं तो इट्स नॉट कि ये कोई एथिकल कंसर्न है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा जी, अब डेटा कलेक्शन स्टार्ट होती है तो हम लोगों ने सबसे पहले बताना है कि हमने अपना कौन सा इंस्ट्रूमेंट या टूल, मतलब सर्वे क्वेश्चनर, ठीक है। सर्वे क्वेश्चनर को हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम उसमें सबसे पहले थीम्स एक्सप्लेन करते हैं। थीम्स मतलब सोशो डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स,
फैक्टर्स, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मैं देखना चाहती हूँ कि कितने पेशेंट्स में ओवरऑल ग्लोबली कितने पेशेंट्स में कैंसर है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं सबसे पहले तो उनका सोशो डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स का एक थीम बनाऊंगी, ठीक है, सर्वे क्वेश्चनियर के अकॉर्डिंग, और उनमें मैंने जितने भी वेरिएबल सोशो डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स के थे वो मैं सारे यहाँ पे लिखूंगी। फिर कौन से जो वेरिएबल्स थे मैंने फैक्टर्स में कंसीडर किए, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। तो मैंने ये वाले जो दो थीम्स है ना उसके अकॉर्डिंगली मुझे उनके वेरिएबल्स मेंशन करने हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हम प्रॉपरली एक सीक्वेंस में बनाएंगे। अगर हम लोग पहले प्रिवैलेंस की बात कर रहे हैं या अगर हम पहले जो है ना कह लो कि जो है ना मेल एज और हमारे पास BMI एक प्रॉपर सीरीज़ में आना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम BMI पहले डाल दें, मेल और एज बाद में डाल दें, क्योंकि जो बेसिक वेरिएबल्स हैं हमारे पास मेल, एज, BMI, आगे जो भी उनका क्लिनिकल डाटा है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस है उसका, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिपोर्ट वैलिडेशन रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हम जब सर्वे क्वेश्चन है रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें उसकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी मेंशन करनी होती है। अब ये क्रॉन बैंक्स अल्फ़ा की एक वैल्यू है जो कि हम नॉर्मली या कॉमनली एक्सेप्टेबल होती है, ये हम मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आती कहाँ से है, ठीक है, या तो ये आपको अगर आपने कोई न्यू सर्वे क्वेश्चनियर नहीं बनाया और आपने कोई पुराना क्वेश्चनियर यूज़ किया, फॉर एग्जांपल किसी पुरानी स्टडी का, तो वहाँ से आपको क्रॉन बैंक्स अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने सिंपली उस आर्टिकल को साइट करना है, उसकी वैल्यू रिपोर्ट करनी है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होती है तो स्टैंडर्ड तरीका ही होता है कि आप इसे मेंशन करते हैं कि आपने पहले पायलट स्टडी रन की, पायलट स्टडी से जो आपके पास क्रॉन बैंक्स अल्फ़ा की वैल्यू आई वो ये थी, और वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? हाँ जी, लेकिन हमने पिछले कुछ टाइम में हमने एक आर्टिकल किया था और उसमें हमने ना ये वाली वैल्यू फिर मेंशन नहीं की थी, सिर्फ हमने ये पायलट स्टडी बताई थी कि हमने पायलट स्टडी रन की है और उससे जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो है ये सेट कर लिया। सही, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो परा। अच्छा, अब ना इसमें मैं तुम्हें बताऊं कि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम बेसिकली ये जो एकेडमिया में है ना, यहाँ पर ये सारी ह्यूमन जजमेंट के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। ह्यूमन जजमेंट मीन्स कि आपको हो सकता है कोई अच्छा रिव्यूअर मिल जाए जो इतनी ज़्यादा चीज़ें पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो आप सीधा निकल जाओगे, मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई ऐसा रिव्यूअर मिल गया, आप देखते हो ना कि 2-3 रिव्यूअर्स के कमेंट आते हैं, एक बंदा छोटी सी बात करके कर देता है, दूसरा बंदा पता नहीं कितना खींचता है उसको, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट्स होते हैं कि कोई कुछ बोल रहा होता है, सामने वाला रिव्यूअर उसके ऑपोजिट बात कर रहा होता है। तो ये एक थोड़ा सा ना लिमिटेशन है हमारे एकेडमिया की कि ये जो है ना स्टैंडर्डाइज चीज़ें चल नहीं रही होती। लेकिन हम अगर स्टैंडर्ड चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इट इज़ लाइक हम अपने जो रिविजन के चांसेस हैं वो कम कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, बाकी वाली बात समझ में आ गई ना कि ये क्या है? हाँ जी आ गई। तौहीद? जी तो अब जो है ना आपने साथ साथ पेपर्स को साइट भी करते जाना है, जहाँ से आपने सर्वे क्वेश्चन या फॉर एग्जांपल अगर आपने उठाया, ठीक है, और आपने मॉडिफाई किया, तो आपने उस पेपर को साइट करना है कि भाई हमने हाँ इस जगह से हमने सर्वे क्वेश्चन ये उठाया था और हमने फिर उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन की थी, ठीक है। और अगर आपने क्रॉन बैंक्स की अल्फ़ा भी आपने कहीं वैल्यू आपने कहीं से उठाई है तो आपने मेंशन करनी है, ठीक है। और अगर आप मैंने जैसे बताया अगर आपने सर्वे क्वेश्चन बिल्कुल न्यू डिज़ाइन किया तो आपको उसके लिए पायलट स्टडी रन करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेंशन एनी पायलट टेस्टिंग कंडक्टेड बिफोर द मेन स्टडी। अगर आपने कोई पायलट टेस्टिंग की है तो आपको उसके हवाले से पायलट टेस्टिंग आपने क्यों की, क्योंकि आपका सर्वे क्वेश्चन बिल्कुल न्यू था, ठीक है। कितने लोगों ने उसको किया, अटैम्प्ट किया, कितने लोगों उसमें से जो है ना किस तरीके से आपने उसको बेसिकली पायलट स्टडी को रन किया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बल्कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एक
आपने पायलट स्टडी के बाद क्या मॉडिफिकेशंस की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने माइनर वर्डिंग की चेंजेस की। कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन यार बहुत ही कोई लॉन्ग होता है तो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते उसको करने के लिए, तो आप एक्सक्लूड कर देते हो इररेलेवेंट वेरिएबल्स को। ये एक चीज़ हो गई। हो सकता है लोगों की अंडरस्टैंडिंग में ना आ रहा हो क्वेश्चन यार, तो आप उसको वर्डिंग्स को थोड़ा सा आसान करते हो, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चेंजेस होती हैं जो कि पायलट टेस्टिंग में की जाती हैं। पायलट टेस्टिंग विच इज़ लाइक विद 20-30 पीपल, ठीक है। तो ये आपने मेंशन करना होता है कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस किया आपने पायलट स्टडी के बाद। फिर क्रोन बैंक्स अल्फा की वैल्यू आपको बतानी होती है कि हमने जब पायलट स्टडी की तो उसके हमने क्रोन बैंक्स के अल्फा की वैल्यू 0.82 निकाली। ये वाली वैल्यू नॉर्मली उससे निकलती है SPSS या जो सॉफ्टवेयर जो हम रन कर रहे होते हैं उससे निकलती है। आई एम नॉट श्योर। आजकल ना काफ़ी डेटा एनालिसिस के भी AI टूल्स आ गए जो मैं इंशाल्लाह आगे जाके शेयर करूँगी। आई फील कि शायद उससे भी निकल आएगी, ठीक है, बट मैंने चेक नहीं किया इसको अभी तक। अच्छा, आगे ये है कि डेटा कलेक्शन में अब हमको मेंशन करना होता है कि हमने डेटा इटसेल्फ जो हमने मेन स्टडी का डाटा है वो कैसे कलेक्ट किया। हमने टाइम पीरियड मेंशन करना है, जैसे हमने पहले स्टडी डिज़ाइन में कर दी। अगर वहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे मेंशन मत करना क्योंकि किसी एक जगह पे करने की ज़रूरत होती है। स्टडी सेटिंग लोकेशन अगेन वहाँ पे कर दिया है तो यहाँ पे नहीं करना क्योंकि रिडंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। मोड क्या था, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद सेल्फ एडमिनिस्टर्ड मतलब मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है मैंने अपनी क्वालिटीज़ को खुद रिपोर्ट किया है। कोई क्वेश्चन यार ऐसा होता है जो कि फिजिशियंस उस पर फिल आउट कर रहे होते हैं हमारी चीज़ों को देख के, लेकिन ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड मतलब मैंने अपनी चीज़ों को खुद रिपोर्ट किया, ठीक है। अब किसने कलेक्ट किया डाटा, रिसर्च टीम ने, ट्रेंड असिस्टेंट्स ने, ठीक है। ये आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। पूछते हैं कि यार हु कलेक्टेड द डाटा। हाउ पार्टिसिपेंट्स वर अप्रोच्ड, किस तरीके से अप्रोच किया पार्टिसिपेंट्स को। आई थिंक कुछ चीज़ें इसमें रिडंडेंट है जो कि पहले भी हमने डिस्कस कर ली है, तो डोंट रिपीट इट अगेन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ मिसिंग डाटा वाज हैंडल्ड। अच्छा, अब मिसिंग डाटा को ना हैंडल करने के 2 तरीके होते हैं। आपको पता है मिसिंग डाटा को नॉर्मली किस तरीके से हैंडल किया जाता है? एक दफ़ा आपने मुझे बताया था कि हमने वो उसमें ये किया था कि डाटा सेट जो है वो एक्सेल में डाल के उसमें से जो मिसिंग वंस हमने रिमूव किया था और आपने कहा था कि तकरीबन 5% तक हमारे पास मिसिंग डाटा होता है जर्नल। इस तरह से करके हमने हाँ, किया सही था एक बात, दफ़ा। इस तरह से। तौहीद मुझे इसका आइडिया नहीं है। जी, इसका आइडिया नहीं है कैसे हैंडल करते हैं सॉरी मिसिंग आवाज़ डाटा। क्लियर नहीं हो रही। तौहीद अच्छा, नॉर्मली जो डाटा मिसिंग डाटा होता है उसको डाटा इम्प्यूटेशन या लिस्ट वाइज डिलीशन के थ्रू किया जाता है। अब जो मैंने बोला था ना मिसिंग डाटा जो 5% होता है वो नॉर्मल एक जनरल जो देखा गया है जो स्टार्ट्स में 5% तक मिसिंग डाटा होता है, ठीक है। वो आपको रिपोर्ट करना होता है कि कितना मिसिंग डाटा था और आपने उसको कैसे हैंडल किया। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 10 वेरिएबल्स का आपने क्वेश्चनर निकाला, उसमें से आपके पास अगर एक भी मिसिंग है तो आप उसका पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दोगे, उस पूरे पार्टिसिपेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर दोगे, विच इज़ लिस्ट वाइज डिलीशन, ठीक है। और एक होता है डाटा इम्प्यूटेशन। डाटा इम्प्यूटेशन क्या होती है कि आप अगर फॉर एग्जांपल उस एक वेरिएबल का कोई डाटा मिसिंग है, जैसे आप देखते हो ना कि सारा कभी कभार पार्टिसिपेंट पूरा डाटा फिल आउट नहीं करते, कहीं कहीं पर उसको स्किप कर देते हैं, तो अगर वो वहाँ पर डाटा मिसिंग है तो आप उसको एवरेज के साथ इम्प्यूट कर देते हो। यानी कि अगर मेरा नॉर्मली एक्सक्लूडिंग द रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्सन जो कि मिसिंग है, ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स का BMI फॉर एग्जांपल 50 आ रहा है, एज एन एग्जांपल एवरेज 50 आ रहा है, तो आप उसको 50 के साथ इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। एवरेज के साथ इंक्लूड कर देते हो, तो दैट इज मिसिंग डाटा हैंडलिंग कि आप उसको डाटा इंक्लूड करते हो। आपको पहले मेंशन करना है हाउ मच डाटा वाज मिसिंग एंड देन हाउ यू हैंडल्ड इट, ओके। इज इट अच्छा, ये जो है कि जो हमने ये चीज़ मेंशन करनी है कि हमने ये डाटा मिसिंग डाटा को हैंडल कैसे किया, उसमें हम सिर्फ ये जो मेथड के नाम है सिर्फ ये मेंशन कर देते हैं या हमें इसको थोड़ा डिटेल बतानी होती है जैसे भी आपने एक्सप्लेन किया? नहीं, ये दोनों चीज़ें बतानी होती हैं। हमने एक तो ये भी बताना होता है कि हमने
मतलब इन द सेंस कि तुम ये पूछना चाहती हो कि एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस नहीं। बस सिंपल एक सेंटेंस में लिखा ना, हम मतलब शॉर्ट भी तो करना होता है ना, तो मैंने एक सेंटेंस में लिख दिया कि 5% डाटा जो था वो मिसिंग था, और उस डाटा को जो सेट मैंने किया वो थ्रू डाटा इम्प्यूटेशन मेथड हाँ कर बस दिया। इतना काफ़ी, दैट्स इनफ। ठीक है, अगर अनलेस के आपके पास अगर कोई क्लाइंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कोई तंग नहीं कर रहा है, क्लाइंट इन द सेंस आई एम सॉरी रिव्यूअर, अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर रहा है तो दैट इज़ फाइन। ठीक है, अच्छा अगर यार आप लोगों के पास अगर वो आए ना घंटी बजते हुए कि वो टाइम ओवर होने वाला है, तो मुझे बताना, मेरी ज़रा से स्लाइड ऑन है तो मुझे नज़र नहीं आ रहेगा, तो फिर मैं दूसरा लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया था, ये भी हो गया था वेरीफाई। हाँ, आपको बताना है कि सेल्फ रिपोर्टेड है, ऑब्जर्वेशनल है, हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। इंडिकेट वेदर द स्टडी वाज कंडक्टेड इन अ रियल वर्ल्ड और कंट्रोल्ड सेटिंग। रियल और वर्ल्ड और कंट्रोल्ड सेटिंग क्या होती है? कोई नहीं पता। तौहीद, अच्छा बेसिकली हाँ हाँ बोलो बोलो। आई गेस रियल वर्ल्ड में आप बाहर किसी भी रैंडम लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, और कंट्रोल सेटिंग में अगर आप किसी कैंपस से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, आई गेस वो कंट्रोल सेटिंग है। मैं बताती हूँ, रियल वर्ल्ड में आप रियल लोगों के साथ कर रहे हैं काम, बेशक आप किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, दुनिया में कहीं पे भी कर रहे हैं, आप रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि रियल टाइम आप ह्यूमन एक्सपीरियंस को डील कर रहे हैं। कंट्रोल्ड सेटिंग वो होती है जो कि बेसिकली जहाँ पर आप वेरिएबल्स को अपने एंड से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दैट कुड बी लाइक आप अगर फॉर एग्जांपल लेबॉर्ट्री में अगर कोई काम करते हैं तो विच इज़ कंट्रोल, आप वेरिएबल्स को आगे पीछे कर सकते हैं ना, लेबॉर्ट्री की सेटिंग आपके लिए कंट्रोल्ड सेटिंग है। रियल वर्ल्ड मीन्स आप रियल टाइम पे लोगों से आप डाटा कलेक्ट करते हो, दैट इज़ रियल वर्ल्ड। सही है, नहीं, हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि हमारा डाटा ऑब्जर्वेशनल है। क्रॉस सेक्शनल है। नहीं, मीन्स यही कि अगर हम मतलब हमने कंट्रोल सेटिंग में वो डाटा जो है वो सेट किया है। कंट्रोल सेटिंग में नहीं होगा ना हमारा डाटा, तो हमारा डाटा वैसे क्रॉस सेक्शनल है, तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल सेटिंग में फ़िलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंट्रोल इज़ अ लेबॉर्ट्री सेटिंग। सही, सही है। अच्छा, इसमें ना मुझे कुछ चीज़ें फ़िल्टर आउट करने को नहीं मिली हैं, अच्छा है आप लोग सवाल कर लें, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में समझ लो कल फाइनल की ये प्रेजेंटेशन, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप देखो, मैंने रिडंडेंट भी देखी ना चीज़ें कुछ, तो वो मुझे लगा कि दोबारा आ गई हैं, तो फ़िल्टर करने का टाइम नहीं मिला है, तो प्लीज़ मुझे बता देना अगर कुछ ऐसा हो। ठीक है, अच्छा डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस हमने करना कैसे, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया वो बताना है। SPSS ना पेड सॉफ्टवेयर है, आर और NVivo जो है ना वो वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। NVivo का मुझे नहीं पता, आर फ्री सॉफ्टवेयर है, तो मैं ना इसका आप कोशिश करूँगी इसकी भी ट्रेनिंग दिलवा दूँ लोग आपको इंशाल्लाह शॉर्टली। बहरहाल कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, किस वर्जन का यूज़ किया, स्पेसिफाई ऑल स्टैटिस्टिकल टेस्ट, आपने जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट किए ना आपने वो सारे मेंशन करने हैं। अब सबसे पहले तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखते हैं ऑब्वियसली, जिसका हम या तो मीन निकालते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, या फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकालते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और वैल्यू होती है मीडियन वैल्यू। मीन और मीडियन में क्या फ़र्क है, क्या पता है आपको? नहीं, ऐसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मीन में आप सारी वैल्यूज को मीन में आप सारी वैल्यूज को ऐड करके उसको टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, और मीडियन जो एवरेज में मिड वैल्यू हो उसको मीडियन कहते हैं। मीडियन बोलते हैं, एग्जैक्टली मिड वैल्यूज को लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैं ना आपको इसके बारे में बाद में बता दूंगी कि ये एग्जैक्टली मैं अभी वन लाइन डिफरेंस आपको बता देती हूँ कि हम कब मीन और कब मीडियन यूज़ करते हैं, बट इसका एक थोड़ा सा लैबोरेटिव है, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन पहले मैं आपको ये सेक्शन कंप्लीट कर लूँ फिर बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने डाटा एनालिसिस में आपने ये बताना है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने कौन कौन से यूज़ किया, आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किन किन वेरिएबल्स के लिए निकाली। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे नॉर्मली हम कंटिन्यूस के लिए निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल BMI है, एज है, ठीक है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स है, इनके लिए हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं।
फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज हम लोग कब निकालते हैं? जब हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा होता है। कैटेगोरिकल मीन्स जैसे जेंडर है, कितने मेल्स थे, कितने फीमेल्स थे, क्या इसका कोई पॉइंट डेसिमल वैल्यू तो नहीं निकल सकती ना, इसकी कंटिन्यूस वैल्यू तो नहीं है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज में डालते हैं, विच इज़ कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है, तो हमने कौन से वेरिएबल्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, कौन से वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज निकाला, हमने ये मेंशन करना है। फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने कौन से टेस्ट यूज़ किए और किन वेरिएबल्स के लिए यूज़ किए, ये जस्ट इजी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ किया तो आपने किस लिए यूज़ किया, फॉर व्हाट, फॉर विच पर्पस, टू एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड स्मोकिंग स्टेटस। ठीक है, तो आपने अपने जो बेसिकली आप जो दो लोगों के बीच में जो दो वेरिएबल्स जिनको आप एसोसिएशन जिनकी चेक कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, तो आपने उसका टेस्ट और उसका रीज़न जस्टिफाई करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जस्टिफिकेशंस है डिफरेंट टेस्ट के साथ। सही, ये एक कॉमन वो था, ये वाली बात क्लियर हो गई? यस। फरा हो गई? हाँ जी। अच्छा, अब इसमें तुमने मीन और मीडियन की जो बात करी ना, मीन मैंने बोला था कि मीन कब लेते हैं और मीडियन कब लेते हैं। बेसिकली अगर हम मीन ले रहे हैं तो हम मीडियन नहीं लेंगे, मीडियन ले रहे हैं तो मीन नहीं लेंगे। मीन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ और मीडियन आता है इंटर क्वार्टाइल रेंजेस के साथ। जब हम हमारे पास डेटा में, ओवरऑल डेटा में आउटलायर्स नहीं होते। आउटलायर्स पता है ना कि बहुत ही कोई लेस वैल्यूज़ या तो बहुत ही कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो कि मिडिल में ना आ रही हूँ वैल्यूज़। ठीक है, जब आउटलायर्स डेटा में नहीं होते तो हम लोग मीन पे जाते हैं। अगर हमारे डेटा में आउटलायर्स होते हैं तो हम मिडिल वैल्यू लेते हैं, ताकि हम अगर क्योंकि एवरेज पे निकालेंगे तो वो फिर जो हाई और लो वैल्यूज़ है उसकी वजह से हमारी पूरी ओवरऑल जो कैलकुलेशन है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन मिडिल वैल्यू जब हम ले लेते हैं तो फिर उससे हमारी कह लो कि हम प्रॉपरली अपनी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने सैम्पल को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर एक लाइन में यूँ समझ लो कि अगर आउटलायर्स प्रेजेंट हैं आपके पास डाटा में तो यू विल गो विद मीडियन, इफ़ आउटलायर्स आर नॉट प्रेजेंट यू विल गो विद मीन। ठीक है, बाकी इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पिक्चर से सारा सही समझ आएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, डेटा एनालिसिस में आपने एक चीज़ ये भी बतानी होती है कि आपने जब सैंपल लिया था तो वो नॉर्मल था आपने उसमें चेक करना होता है कि आपने क्या वो डेटा, वो जो पूरा सेट था वो नॉर्मल था या नहीं था। नॉर्मेलिटी आपने उसकी असेस करनी है। कैसे आपने, आपको ये डिक्लेयर करना है कि हम नॉर्मेलिटी असेस की थी शपीरो विक टेक्स्ट से और क्यू प्लॉट से। ठीक है, ये अगैन एक समझने वाली चीज़ है, स्टार्ट का पूरा वो है कैसे होता है क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको यूँ समझ लें क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा टाइम लगेगा वरना। नॉर्मेलिटी असेस की इन टेस्ट से और हमें कोई जो है ना हमारा जो डाटा था वो नॉर्मली डिटेक्ट हुआ। अगर डाटा नॉन नॉर्मल होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमने शपीरो विक टेस्ट से हमने नॉर्मेलिटी टेस्ट की, हमारा डाटा नॉन नॉर्मल था, नॉर्मल नहीं था, तो हमने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ किए, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रूस्कल टेस्ट, वॉल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमको डिक्लेयर करनी होती है। अब ये नॉर्मेलिटी हमें कैसे पता चलेगी? नॉर्मेलिटी देखो, जब जो क्लाइंट, मतलब ये हम राइटअप की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है, मैं बताती हूँ, ये नॉर्मेलिटी ना अमूमन स्टैटिस्टिकल जो टूल्स होते हैं उनसे कलेक्ट हो जाती है आराम से। ठीक है, SPSS हो गया, रेवमैन हो गया, R हो गया, इनसे आ जाती है। ये मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट कभी ये चीज़ें शेयर करता है या कभी हमको कोई ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप करना पड़ता है तो हमारे पास ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमें डाटा एनालिसिस के लिए हमने ये चीज़ें ऐड की हैं। अब कुछ तो फिर क्लाइंट दे देते हैं ना कि हमने ये रिजल्ट्स हैं इसके अकॉर्डिंग कर ले, तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ऑब्वियसली, फिर तो हमने जो चीज़ उसने दी उसके अकॉर्डिंग ही हमने मेंशन करना है। बट वेन एवर वी आर डिज़ाइनिंग एनी प्रोटोकॉल और डूइंग समथिंग लाइक, हम प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर रहे हैं या हमारे पास हम खुद हमें कभी एनालिसिस करना पड़ा तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया।
एथिकल कंसिडरेशंस तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक जस्ट नॉर्मल सा तरीका है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पार्टिसिपेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, उसने उनके पास राइट था विड्रॉ करने का, उनको कोई इंसेंटिव दिए या नहीं दिए, अप्रूवल नंबर मेंशन करना, ये सब चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने जो है ना एक प्रॉपर जो सीक्वेंस मैंने बताया है उसी सीक्वेंस पे आप चीज़ों को मेंशन करना, ठीक है। पास्ट टेंस में मेंशन करना, अपने पर्सनल ओपिनियंस हमने नहीं डालने होते हैं कहीं पर भी, सारे की वेरिएबल्स को हमने मेंशन करना होता है और रिडंडेंसी नहीं करनी, जैसे इस स्लाइड में होगा ये 2-3 दफ़ा हमने एक एक चीज़ बता रहे हैं तो वो एक ही दफ़ा बतानी है, ठीक है। रिजल्ट्स पर आते हैं जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत मसले होते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपको देखना है कि अगेन हम प्रिवेलेंस की ले लेते हैं कि प्रिवेलेंस ऑफ कैंसर क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर को बेसिकली की प्रोग्रेशन में जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, ठीक है। अब आपने अपने हर सेक्शन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले तो आपका क्या आ गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आते हैं सोशो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। आपकी हेडिंग बनेगी सोशो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें आप सारे पार्टिसिपेंट्स का डाटा बताएंगे, कितने जो है ना मेल, कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, कितने मेल और फीमेल थे दोनों, परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी दोनों मेंशन करनी है, ठीक है। और फिर आपने उनके अगर जो है ना मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस, जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूस मेजर्स के लिए, और फ्रीक्वेंसी और परसेंटेजेस कैटेगोरिकल मेजर्स के लिए आप सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। अगर एज थी तो एज जाहिर है फिर वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से जाएगी, वो आप मेंशन करोगे। बीएमआई एज और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी से मेंशन होगा। सिमिलर गो विद इंटायर सोशो डेमोग्राफिक डाटा, आप सबको मेंशन करोगे, ठीक है, एक साथ आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद फिर आपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मतलब अब आपने कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम, पहला आपने सोशो डेमोग्राफिक बेसिक है, ये जाएगा ही जाएगा। अब आप अपने ऑब्जेक्टिव 1 पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव 1 क्या था, प्रिवेलेंस ऑफ कैंसर। तो प्रिवेलेंस ऑफ कैंसर हमारा आउटकम नंबर 1 हो गया, सबसे पहले यही रिपोर्ट होगा, ठीक है। उसके लिए आप उसको कंसाइज समरी बता देंगे। कोशिश करें कि इस वाले जो प्रिवेलेंस वाली चीज़ें होती हैं ना, इसको आप किसी फिगर के थ्रू रिपोर्ट करें, ग्राफ के थ्रू रिपोर्ट करें, ठीक है। एंड व्हेन यू आर गोइंग विद अच्छा, अब फिर जब आप आउटकम 2 पे आते हैं, फिर आपने फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, रिलेटेड टू योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव 2 के फैक्टर्स क्या थे, ठीक है। अब अगर कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी हम देख रहे हैं कि कैंसर का क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो अगैन फिर वो आपका आउटकम नंबर 3 है। तो आपके पास 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने ऑर्गेनाइज किया अपने रिजल्ट सेक्शन को अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपने फिर ये बताना है विद कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्स। यहाँ पर आपने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करनी होती, सिंपली आपको बताना है कि व्हाट यू डिड, नॉट व्हाट यू डिड, व्हाट यू एक्वायर्ड, ठीक है। आपको क्या चीज़ हासिल हुई, आपने सिर्फ ये बताना है। और ऑड्स और स्पेसिफिक जो भी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ होती हैं वो आपको मेंशन करनी है। नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ यहाँ पर हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर आप ये जो है ना 2 देख लें, आपको मैंने दिखा दी, एक ठीक है एक गलत है। अब आपने इसमें से देख लें कि कौन सा आपको क्यों सही लग रहा है, ऊपर वाला आप जो है वो सही क्यों है और नीचे वाला गलत क्यों है, इसका आइडेंटिफाई करें फ्लॉज। फर्स्ट वन में इंफॉर्मेशन की साइज है और बीटा वैल्यू से रिलेट किया हुआ है। सॉरी, जो फर्स्ट वन है उसमें इंफॉर्मेशन बड़ी प्रिसाइजली दी हुई है और बीटा वैल्यू से रिलेट किया हुआ रिजल्ट को। कंसाइजली दी हुई है, एग्जैक्टली। अभी आप नीचे वाले आप इंफॉर्मेशन पढ़ो, ज़रा ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये वाला एरर बहुत कॉमन है। मेल जेंडर वॉज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंटली हायर फिजिकल हेल्थ स्कोर, मतलब मेल जेंडर जो थे उनके फिजिकल हेल्थ स्कोर अच्छे थे। अब स्टैट्स दे दिए,
सेकेंड उसने लिखा है रिजाइडिंग इन द ईस्टर्न रीजन ऑल्सो हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, अब ये सेकेंड उसने बात कर दी कि ईस्टर्न रीजन में रहने वालों का भी अच्छा इफेक्ट था फिजिकल हेल्थ पे। तो ये दो चीज़ें एक ही बात प्रोपोर्ट्रे कर रही है ना, तो हमें दोनों को अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है। हम सेम लिखें, मेल जेंडर, आप ऊपर वाले में आओ, मेल जेंडर एंड रेजिडेंस इन द ईस्टर्न रीजन वर एसोसिएटेड विद हायर फिजिकल हेल्थ स्कोर्स, है ना। अब जहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स एक साथ हैं, जैसे जिन फैक्टर्स के फिजिकल हेल्थ स्कोर कम है उनको एक साथ रिपोर्ट कर दें उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्ट से। अब यहाँ पर हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो हम जो है ना सिंपली हमने लिख दिया कि इन कंट्रास्ट हैविंग अ चाइल्ड विद एपिलेप्सी वाज एसोसिएटेड विद सब्सटेंशियल डिक्रीज इन फिजिकल हेल्थ स्कोर्स। अब एस्टिमेट की जगह पे दूसरा क्या है कि एस्टिमेट की जगह पे हमें क्या लगाना चाहिए, इसका सिंबल बीटा लगाना चाहिए, एग्जैक्टली। एक और चीज़ है जो कि थर्ड वाले में सेकंड वाले में प्रेजेंट है, वो देखो ज़रा। एक और चीज़ है, फॉर मोर ये डिटेल हमने ये CL वैल्यू ये नहीं दिया हुआ। नहीं, वो दैट इज़ फाइन, वो हम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो कोई मसला नहीं, हम दे सकते हैं। एक लास्ट चीज़ ये है, फॉर मोर डाटा सी टेबल 4। इतना लंबा क्यों लिखें, क्यों सीधा हम नहीं लिखें टेबल 4, है ना। तो ये बिला वजह का जो है ना, इससे कह लो कि लेंथ बढ़ती है, क्योंकि हम कंसाइजली रिपोर्ट करते हैं हर चीज़ को। तो सीधा टेबल 4 ऊपर मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये सीधा टेबल 4 रिपोर्ट होता है, ठीक है। ये एक प्रॉम्प्ट है, ये मैं ऑप्शन आ रहा है 15 मिनट में जी लैंडिंग का रिमाइंडर होगा 15 मिनट में खत्म हो, 15 मिनट्स है जी। तो आखिरी के 7 मिनट्स रह जाए ना तो मुझे बताना, मैं दूसरा लिंक शेयर कर दूंगी, फिर हम उस पर स्विच कर जाएंगे, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा, रिजल्ट ये ना एक रिजल्ट सेक्शन का एक प्रॉम्प्ट मैंने बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है यार, बहुत वाओ ये प्रॉम्प्ट है। तो इसको ना मैं आप लोगों को स्लाइड में ही डाल के भेज दूंगी, तो व्हेन एवर यू आर राइटिंग रिजल्ट सेक्शन ट्राई कि आप इसको थोड़ा सा पॉलिश कर लो अपना, ठीक है। अच्छा, अब टेबल्स कब यूज़ करने और फिगर्स कब यूज़ करनी है, इसका बड़ा कोई कॉमन क्वेश्चन आता है। तो टेबल्स हम लोगों को वो डाटा जो कि बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स सा डाटा है उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं टेबल्स। और चार्ट्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे फिगर्स कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास हमने कोई ट्रेंड्स बताने होते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से प्रेवालेंस में चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल अगर आप 2020 से 2025 तक का डाटा देख रहे हो कि प्रेवालेंस किस तरीके से अप एंड डाउन हो रही है, तो एक ट्रेंड देख रहे हो। या अगर आप देख रहे हो कि प्रेवालेंस ऑफ कैंसर पेशेंट्स वर्सेस हेल्दी इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, तो आप फिर एक चार्ट बना देते हो, तो उससे ना ज़रा बड़ा अपीलिंग सा लुक आता है कि समझ में आ जाता है कि अच्छा इतना ज़्यादा कैंसर था, ठीक है, तो प्रेवालेंस क्लियर हो जाती है। तो आई वुड रिकमेंड कि प्रेवालेंस को आप चार्ट्स या ग्राफ्स में मेंशन करो। इसमें एक और जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि लेबल्स जो आप कैप्शन यूज़ करते हो ना टेबल के, टेबल नंबर 1 या टेबल 1, जो एक स्टैंडर्ड तरीका है वो टेबल 1, इट शुड बी कॉमन एट द प्लेस ऑफ साइटेशन इन टेक्स्ट एज वेल एज वेयर यू आर राइटिंग द एग्जैक्ट कैप्शन टेबल के साथ, ठीक है। टेबल 1 शुड बी टेबल 1 इन टेबल हेडर एज वेल एज इन टेबल साइटेशन इन टेक्स्ट। गॉट इट? ठीक है। फिगर्स का भी सेम इसी तरीके से। अब व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि अगर आपको कोई टेबल समझ में ना आए कैसे बनाना है, तो यू शुड ऑलवेज रेफरेंस टेबल करो। डिफरेंट स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हो और फिर आप उसको अपने टेबल को डिज़ाइन करो। मैं यहाँ पे कोई जनरल सा कोई तरीका इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि एवरी पेपर हैज़ डिफरेंट डिमांड। सो मुझे नहीं पता कि मैं आपको किस जो है ना कोई एक स्टैंडर्ड तरीका बता दूँ फिर आप फंस जाओगे उसमें। ये एक मैंने जनरल सा, क्योंकि हमारे पास आजकल जो चीज़ें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास डाटा आ रहा है, नॉर्मली क्लाइंट क्या बोल रहा होता है, प्रेवालेंस है और फैक्टर्स है, प्रिडिक्टर्स है,
ये सारी चीज़ें हमको बताओ। तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग एक जनरल सा बता रही हूँ। सबसे पहले सोशो डेमोग्राफिक आपका इस तरीके से लाइन अप होगा, ठीक है। मीन वैल्यूज़ पहले आएंगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ बाद में आएंगी। बोल्ड में क्या होगा, अनबोल्ड क्या होगा, वो सब चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद मूविंग टूवर्ड्स द प्रिवेलेंस, तो आप प्रिवेलेंस को कोशिश करो चार्ट्स में मेंशन करो, इधर बार चार्ट्स हो, पाई चार्ट्स हो, व्हाटएवर, ठीक है। इट गिव्स अ गुड लुक। फिर जहाँ पर आपको फैक्टर एनालिसिस करनी है कि कौन कौन से फैक्टर एसोसिएटेड थे, तो उसका ये बहुत अच्छा सा चार्ट है। देखो अब उन्होंने सबसे पहले ऊपर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, गुड क्वालिटी लाइफ है, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कौन कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं, तो उन्होंने ऊपर नंबर बता दिए कितने पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है। फिर उन्होंने एज, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, उन्होंने यहाँ पे यूनिट डिफाइन किया है जहाँ जहाँ पे भी कंटिन्यूस मेजर्स थे, ठीक है। और जहाँ पर नहीं थे उन्होंने सिंपली फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज को इस तरीके से अलाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ देखने वाली है कि ये स्टार, देखो किस तरीके से पी वैल्यू के साथ स्टार डाला हुआ है, 2 स्टार्स डाले हुए हैं, कहीं पर जो है ना आपके पास 3 स्टार्स भी होंगे, तो मैंने एक छोटा सा ग्लांस किया ना पेपर को, कहीं पर 3 स्टार्स भी होंगे। तो ये नीचे एक फुटर बनाया हुआ है जिसमें उसने बताया स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस मार्कर लेस देन 0.05, 1 स्टार, 0.01 से नीचे और 2 स्टार्स, और 0.001 से नीचे 3 स्टार्स। तो इट गिव्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग। ये वाली ये एक स्टैंडर्ड सा तरीका है जिसको हम अप्लाई करेंगे अपने फैक्टर वाले टेबल में, यहाँ जहाँ पे हम एसोसिएशन चेक कर रहे हैं या प्रेडिक्शन चेक कर रहे हैं। अब ये एक और मैंने एग्जांपल रखी है। अब मुझे बताओ कि ये क्यों ख़राब है, ये क्यों बैड एग्जांपल्स है। ये वो जो रेफरेंस दिया हुआ है साथ, नो यस वाला। हाँ, क्या करना चाहिए फिर इसके लिए ना, जब हम यस के कोई डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे नो यस के बजाय डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें। मतलब डायरिया क्या कहते हैं, वैल्यूज एंड मीन्स के जिन लोगों के अंदर हैं सिर्फ वही वैल्यूज पुट की हैं हमने। डायरिया अगर सिर्फ नो और येस का है ना, तो हमको नो और येस को अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। हम ये रेफरेंस नो डिलीट करेंगे, सही है। डायरिया के आगे सीधा ये वैल्यूज़ जाएंगी 0.92 माइनस, और ये पूरी सारी वैल्यूज़ डायरिया के आगे आ जाएंगी। रेफरेंस नो भी डिलीट हो जाएगा। जहाँ पर हमारे पास मोर देन 1 कैटेगरी है, यानी कि हमारे पास मोर देन 2 कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इनकम की है, तो हम वहाँ पे रेफरेंस डालेंगे, क्योंकि हमें उससे पता ना चलना चाहिए कि हमने इन तीनों कैटेगरीज में से या इन चारों कैटेगरीज में से किसको रेफरेंस चूज़ किया, वहाँ पे बिल्कुल डालेंगे। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ब्रैकेट्स डाले हुए ना, ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इस टेबल की तरह में अलाइन करना है। देख लो बोल्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ राइटिंग कंसिडरेशंस है। वी आर सपोज टू रिपोर्ट नॉट इंटरप्रेट। पास्ट टेंस में लिखना है हमारे हर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, जैसे पहले प्रिवेलेंस, फिर फैक्टर एनालिसिस, जो भी है हमारे प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आएगा। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, हम हर फाइंडिंग को रिपोर्ट नहीं करते, ठीक है। टेक्स्ट में हम हर फाइंडिंग को टेक्स्ट में रिपोर्ट नहीं करते, सिर्फ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को विद स्टैट्स रिपोर्ट करते हैं, और जो नॉन सिग्निफिकेंट होती है उनको हम जनरली रिपोर्ट कर देते हैं। अगर हमारा कोई रिजल्ट सेक्शन बहुत ही कोई छोटा सा बन रहा है ना, तो हम जो नॉन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती हैं हम उसको जनरली विदाउट स्टैट्स रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास एक गुड लेंथ की है ऑलरेडी, तो हम सिर्फ उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमारे पास सिग्निफिकेंट मार्कर्स दे रहे होते हैं। ये बात क्लियर है? हाँ जी, समझ आ गया जी। अब यहाँ पर भी अगेन इंटरप्रिटेशन हमको नहीं करनी, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कशन सेक्शन के लिए रखनी है। स्टैटिस्टिकल मेजर्स हमको बतानी है, दोनों चीज़ें, एन बी और परसेंटेज भी। ऑड्स है तो प्रॉपर बताना, ऑड्स वैल्यू 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसका रिपोर्ट देखो इस तरीके से, रिपोर्टिंग मेथड क्या है, सेमीकोलन डाला हुआ है बीच में 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सब तरीका देख लेना। पी वैल्यूज़ का ना, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको मैं थोड़ा लिख के बता देती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, P इज इक्वल्स टू 0.005, ठीक है, और एक जगह पे ये लिखेंगे और एक जगह पे ये लिख देंगे, ये वाला, बीच में दोनों में स्पेस है। तो ये फॉर्मेटिंग बहुत
मतलब प्रॉब्लमेटिक फिर होती है, वो लोग बोलते हैं इसको सही करें। चूज़ वन मेथड ओनली। कुछ लोग क्या करते हैं, पी को ना इटैलिसाइज कर देते हैं और फिर इसको जो है ना बाकी चीज़ें डाल रहे होते हैं। तो यू हैव टू कीप वन मेथड ओनली। की वैल्यूज़ को रिपोर्ट करने का ओनली वन मेथड होना चाहिए। जो भी चूज़ करो एक चूज़ करो। मेरा प्रेफरेंस ही होता है, मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, ईजी टू रीड है, ठीक है। तो इसीलिए आई वुड से कि बीच में स्पेस डालें और इस तरीके से लिख लें, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी जी विजिबल है। ठीक। अच्छा, डिस्कशन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। फिर डिस्कशन सेक्शन, अच्छा यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हैं सारे ऑथर्स की, इधर बहुत ज़्यादा होती। आपको सबसे पहले जितनी भी फाइंडिंग्स आपके पास आई, ठीक है, वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में रिपोर्ट करनी है विदाउट स्टैट्स। आपने नहीं मेंशन करने हैं आपको स्टैट्स, ठीक है। आपने उसको एक सुपरफिशियली आपने सारी फाइंडिंग्स को आपने रिपोर्ट कर देना है कि ये चीज़ें आपको महसूस फाइंड आउट हुई कॉरस्पॉन्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चीज़ें तो आप यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। कहीं कहीं भी मैंने देखा है कि ऑथर्स ना एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स भी रिपोर्ट कर सॉरी एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स भी रिपोर्ट कर देते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा नहीं, जितनी आपकी ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग फाइंडिंग्स थी वो आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल प्रिवेलेंस क्या थी वो मेंशन की आपने, जो है कौन कौन से सिग्निफिकेंट फैक्टर्स आपको देखे, आपने एसोसिएशन देखा, वो आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, स्ट्रेट। फिर बॉडी पैराग्राफ्स में आओ। अब आपके पास आपको कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम या थीम मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभार ना क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं, आपको समझ नहीं आता यार कि मैं इसको किस में डालूँ, ठीक है, मैं इसको किस तरीके से रिपोर्ट करूँ और कितने सारे पैराग्राफ बन जाएंगे। तो आप फिर थीम्स पे काम करते हो। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि एज जो है, इंक्रीज एज जो है वो उसका पॉजिटिव कह लो कि एसोसिएशन है विद फिजिकल हेल्थ, विद इन्वायरमेंटल हेल्थ और विद सोशल हेल्थ। लेट्स से तीन आपके पास फिजिकल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, इन तीनों के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन है किसका, एज का, इंक्रीजिंग एज का। अब आप सोचोगे कि यार मैं एज के साथ तीन पैराग्राफ्स बनाऊं, नहीं, एज के साथ आपने तीनों क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो डोमेन्स है, जो फिजिकल हेल्थ है, एनवायरमेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, आपने तीनों को एक थीम के अंदर कंसीडर करना है। और अगर आपके पास नॉर्मली अगर वैसे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, अगर आप इस तरह का कोई पेपर है इसमें आप सिर्फ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स देख रहे हो, कौन कौन से फैक्टर्स एसोसिएट करते हैं फॉर एग्जांपल कैंसर को कॉज करने में, तो आप सिंपली आपके पास वन फैक्टर वन आउटकम, ठीक है। तो वन आउटकम में सबसे पहले आपने फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करना है, ठीक है। आप उसमें यहाँ पर आप पी वैल्यूज अपनी डाल दो, ठीक है, और आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं डालना, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल डाला होता है, ये खामखा डिस्कशन को लंबा करता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल आप सिर्फ रिजल्ट सेक्शन में रिपोर्ट करो तो वो सही है, ठीक है, यहाँ पर नहीं। इसके बाद फिर आपने सिमिलर फाइंडिंग्स रिपोर्ट करनी है। आपने जो अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट कर दी, फिर आपने सिमिलर फाइंडिंग्स रिपोर्ट करनी है कि दूसरी स्टडीज़ में जो है उन लोगों के अकॉर्डिंग आपकी फाइंडिंग्स के साथ कौन कौन सी स्टडीज़ क्लोज है, ठीक है। हो सकता है आपका 30% प्रिवेलेंस है, किसी की 35 हो, किसी की 20 हो, तो जो है ना आपने अकॉर्डिंगली जो है ना आपने प्रिवेलेंस को मेंशन कर देना है, ठीक है, कि इन लोगों ने ये रिपोर्ट किया, ये रिपोर्ट किया। अगर कुछ सिमिलर रेंजेस में होती हैं, फॉर एग्जांपल 30 to 35 हो गई, तो आप एक साथ भी रिपोर्ट कर सकते हो। इस तरह से नहीं करोगे कि आप सिर्फ एक स्टैट्स के चक्कर में पूरी स्टडी जो है ना आप इतनी लंबी 2-4 लाइनें आप ज़ाया कर रहे हो, तो वी शुड नॉट डू दैट, ओके। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उस एक इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए आपको स्ट्रेट आपने दो तीन रेफरेंसेस को कंबाइन किया और आपने एक रेंज में मेंशन कर दिया। हाँ, अगर कोई बहुत ही कोई ज़्यादा हाई या लो जा रही है तो फिर आप उसको डिसिमिलर फाइंडिंग्स में लेकर आओगे, विच आई विल रिफ्लेक्ट लेटर, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कौन सी स्टडी है, ठीक है, जो आप सिमिलर फाइंडिंग्स में रिपोर्ट कर रहे हो, ट्राई टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोहोर्ट डिफरेंट हो सकती है,
फॉर एग्जांपल कैंसर की प्रिवेलेंस हार्ट पेशेंट्स में देखी जा रही हो सकती है, ठीक है, तो यू शुड रिफ्लेक्ट दैट, ओके. ट्राई टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, नॉट जस्ट द वन दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ओके. तो आप सिमिलर फाइंडिंग्स रिपोर्ट करोगे. उसके बाद फिर आप मैकेनिस्टिक इंसाइट्स मतलब कि आपके पास ये प्रेवालेंस, फॉर एग्जांपल आपके पास 30% प्रेवालेंस जो है ना जो है ना अगर आपके पास आई है, तो 30% प्रेवालेंस क्यों आई है आपके पास, ठीक है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है. फिर उसके बाद आपने डिससिमिलर, अगर कोई बहुत हाई या कोई बहुत ही कोई लो फाइंडिंग आई है, ठीक है, तो आपने वो बताना है कि कौन कौन सी स्टडीज़ हैं जो कि डिससिमिलर फाइंडिंग्स रिपोर्ट कर रही हैं और क्यों रिपोर्ट कर रही हैं, ठीक है. गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. जी ये कपड़े पड़े, ये आयरन रखी है यहाँ पे, मैंने एक और भी कपड़े यहाँ पर रखे, सी ये, हाँ सेशन कंडक्ट कर दूँ, इसमें ना पानी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे थोड़ा सा काम आ गया था. सब है ना यहाँ पे? yes. फर्क आ गई, पर अभी तो थी. चलो ठीक है, लेट्स. अच्छा सही है, उसकी लाइट चली गई है, उसने मुझे बताया. इजना आवाज नहीं करो बेटा, मैं आप एक सेशन दे रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ. अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये डिस्कस करना है कि डिससिमिलर फाइंडिंग्स आई तो वो क्या थी, ठीक है. आपने उसको एग्जैक्टली स्टडी वाइज आपने रिपोर्ट करना है कि हाँ ये 80% प्रेवालेंस आई थी या ये 20% थी, तो ये क्या थी, क्यों, उसका रीज़न क्या था. अब नॉर्मली ऑथर्स क्या करते हैं कि ये ना जेनरिक रीजंस डाल देते हैं, मेथडोलॉजिकल डिफरेंस होगा, ठीक है, कोहोर्ट डिफरेंस होगा, सैम्पल साइज डिफरेंस होगा, ठीक है, जनरल सा डिफरेंस डाल देते हैं. नहीं, जनरल नहीं चाहिए हमको, स्पेसिफिक डिफरेंस चाहिए कि एग्जैक्टली क्या था. तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी 30% प्रेवेलेंस आई कैंसर की, और आपने जो दूसरी स्टडी जो कि डिससिमिलर फाइंडिंग्स रिपोर्ट कर रही है, वो आपके पास 80% प्रेवेलेंस दिखा रही है. तो आपको देखना है कि यार ये वाली जो स्टडी है ये हमारे ट्रेंड से क्यों डिफरेंट हो रही है, ठीक है, जो एक जनरल सा ट्रेंड है उससे क्यों डिफरेंट हो रही है. तो आपने उसकी स्टडी को जाके उसकी मैथडोलॉजी में चेक करना है. हो सकता है एक फैक्टर कि उसका सैम्पल साइज स्मॉल हो, ठीक है, कंपेयर टू अदर स्टडीज. दूसरा फैक्टर वो उसमें जो है ना वो जो उसने जो स्टडी में जो कोहोर्ट है वो एजेड कोहोर्ट हो, क्योंकि विद एज एज इंक्रीजेस कैंसर के प्रेवालेंस के रिस्क इंक्रीज होता है. तो हो सकता है एजेड इंडिविजुअल्स हो जिसकी वजह से प्रेवालेंस हाई आ रही है, ठीक है. तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसको हमने खुद अपने इंसाइट से, हमारी जो अपनी डोमेन एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग हमने उससे समझना है और उसको रिपोर्ट करना है प्रॉपरली, ठीक है. फिर हम ये सोचते हैं कि यार क्या अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आउटकम को. अब इसको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड कि हम इसको किस तरीके से बेहतर रिपोर्ट कर सकते हैं. फिर लास्ट पैराग्राफ आता है जिसमें स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन इम्प्लीकेशंस आप मेंशन करते हैं, लिमिटेशंस मेंशन करते हैं, फ्यूचर डायरेक्शंस मेंशन करते हैं. स्ट्रेंथ में आप बताते हैं कि आपकी स्टडी की क्या क्या स्ट्रेंथ थी, सैम्पल साइज हो सकता है और मजीद मैथडोलॉजिकल चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी स्टडी को स्ट्रेंथ देती हैं. इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं कि आपकी स्टडी से क्या इम्प्लीकेट किया जा सकता है, ठीक है, फर्दर किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो अभी किस तरीके से बेनिफिशियल होगी. फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना
बोलते हैं कि प्रिवेलेंस हाई हो रही है तो आपको ये आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अर्ली स्क्रीनिंग होनी चाहिए इसकी, वगैरह वगैरह। लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? अब लिमिटेशंस में आपको ये 3 बायसेस को रिपोर्ट करना, तीनों एक साथ नहीं आती हैं, बट 3 के कॉमन तरह की बायसेस हैं जो कि नॉर्मली देखी जाती हैं। सेल्फ रिपोर्टेड जो जितने भी होते हैं ना सर्वे क्वेश्चन जो कि सेल्फ रिपोर्टेड होते हैं, उनमें रिकॉल बायस आती है, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस आती है। ये दोनों बायसेस को हमको रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, और उसको हमने लिमिटेशन में ज़रूर ऐड करना होता है, ठीक है। और अगर आपके पास सैम्पल साइज, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ब्रेस्ट कैंसर की एग्जांपल दी थी कि ब्रेस्ट कैंसर में आपने जो है ना सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की नर्सेस को आपने टारगेट किया अपनी कोहोर्ट बना के, जो आपका सैम्पलिंग फ्रेम था, तो पॉसिबली वो सारी दुनिया की वुमेन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही ना, तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गई, विच इज सैम्पलिंग बायस। कंफाउंडिंग बायस, क्या कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं था जो कि आपने कंसीडर ही नहीं किया, थर्ड वेरिएबल जो कि शायद पूरे एनालिसिस को डिस्टॉर्ट कर रहा हो, ठीक है, which can be age, right? Confounding variables पता है क्या होते हैं तौहीद? No idea. नहीं। अच्छा, कंफाउंडिंग वो होते हैं कि जो आपके जो है ना, लेट मी शो यू, जो कि आपके पूरे एनालिसिस को जो है ना ख़राब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रिवेलेंस ऑफ कैंसर, अब अगर आपने एज, अगर आपकी फॉर एग्जांपल पूरी जो कोहोर्ट थी उसकी मीन एज 60 थी, ठीक है, दैट मीन कि आपके पास ज़्यादातर जो लोग थे वो एजेड थे ना, ओल्ड थे आपके पास, तो आपको इस एज फैक्टर को जो आपकी आउटकम के को जो बेसिकली आपका जो आउटकम है उसको डिस्टॉर्ट करे, तो आपको इस एज वाले फैक्टर को आपको छुपाना होता है, या कह लो कि उसका इन्फ्लुएंस हटाना होता है, क्योंकि ये कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है जो कि आपकी एनालिसिस की स्ट्रेंथ को खराब कर रहा होता है। तो इसको हम, अगर तुमने अक्सर देखा होगा कि एडजस्टेड और अनएडजस्टेड एनालिसिस होते हैं। एडजस्टेड एनालिसिस कौन से होते हैं? जिसमें हम इन कंफाउंडर्स को एडजस्ट कर देते हैं, एनालिसिस में इनके इन्फ्लुएंस को हटा देते हैं। और अनएडजस्टेड एनालिसिस होते हैं जिनमें ये वेरिएबल्स का ये जो है ना इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो अगर आपने एडजस्टेड एनालिसिस नहीं किया तो आपको ये कंफाउंडिंग बायस रिपोर्ट करनी है। आपको जब मैं डाटा दूंगी ना तो आपके पास आ रहा होगा कंफाउंडिंग एडजस्टेड एनालिसिस या अनएडजस्टेड एनालिसिस। जब समझ लो कि अनएडजस्टेड एनालिसिस आ गया तो ये कंफाउंडिंग बायस रिपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से कंफाउंडिंग वेरिएबल हो सकते हैं जो कि आपकी स्टडी में थे, ठीक है, सही। ये वाली बात क्लियर हो गई तौहीद? जी क्लियर है। फरा ने अभी ज्वाइन किया है। फरा, हाँ जी, लाइट चली गई थी, मैंने दरमियान से मिस कर दिया। तो हम बेसिकली डिस्कशन को हम लोग ही कर रहे थे। मैं एक सुपरफिशियल सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि तुम भी आगे से लाइन अप हो जाओ, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये बता रहे थे कि हमने पहले पैराग्राफ में ओवरव्यू फाइंडिंग्स देना है विदाउट स्टैट्स, ठीक है। फिर सेकंड हमने बॉडी पैराग्राफ में बोला ईच आउटकम ईच पैरा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमने सबसे पहले मेन फाइंडिंग्स रिपोर्ट करनी है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना, सिर्फ पी वैल्यूज स्पेसिफिक स्टार्ट्स जैसे ऑड्स रेशियो वगैरह वो स्पेसिफिक स्टार्ट्स रिपोर्ट करने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट सिमिलर फाइंडिंग्स हमने रिपोर्ट करनी है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रिवेलेंस की 30% हमारे पास थी और हमारे पास 30 to 35 के हमारे पास नॉर्मली जो ट्रेंड हमने जो स्टडीज देखी हैं उसमें है, तो हम एक साथ सारे को 30 to 35 की रेंज में रिपोर्ट करके हम उन सारी स्टडीज को एक साथ साइड कर देंगे। एक 30 की है, एक 32 की है, एक 33 की है। इन तीनों स्टडीज के एक एक वेरिएबल को या परसेंटेज को कैप्चर करने के लिए हम पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे कि अगर हमारे पास उसमें सिमिलर फाइंडिंग्स वाली जो स्टडीज हैं जहाँ जिनसे हम सिमिलर फाइंडिंग्स रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ से हम कोई मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करें जो कि हमारे एनालिसिस हमारे इस आउटकम को मजीद सपोर्ट करे या उसके इंटरप्रिटेशन में हेल्प करे, तो वो हम ऐड करें। मैकेनिस्टिक इंसाइट्स हम ऐड करेंगे कि हम एग्जैक्टली अगर प्रिवेलेंस लो है तो क्यों है, मॉडरेट है तो क्यों है, हाई है तो क्यों है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं।
हो सकता है कि आपकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली कुछ और डिसिमिलर फाइंडिंग्स हो, जैसे 50% फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आ गई, कहीं पर 80% आ गई, आपकी 30% थी, तो डिसिमिलैरिटी क्यों ऑब्जर्व हुई, ठीक है, वो हमने मेंशन करना है क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सही, तो उन सारे फैक्टर्स को हम जो है ना रिपोर्ट करते हैं। मैंने ये बात करी थी कि जेनेरिक फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, फैक्टर्स हमारे पास स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक इन द सेंस कि हम ये नहीं बोल सकते कि कल्चरल फैक्टर था, हम ये नहीं बोल सकते कि उनकी मैथडोलॉजिकल डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं बात कर सकते। हम बात जाके स्पेसिफिकली चेक करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल प्रेवैलेंस उस स्टडी की बहुत हाई आ रही है और बाकी की जितनी भी स्टडीज़ हमने एक ट्रेंड चेक किया उसमें हमारे पास मॉडरेट या लो आ रही है, तो एक स्पेसिफिक स्टडी की हाई क्यों हो रही है, तो हम उस हाई वाली स्टडी को जाके मेथडोलॉजी में चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जो एज थी उनकी क्या कहते हैं कोहोर्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, क्योंकि इंक्रीज एज के साथ जो है ना प्रेवैलेंस ऑफ कैंसर भी बढ़ जाता है। तो हो सकता है कि एज एक फैक्टर हो जो कि उसकी वजह से प्रेवैलेंस इंक्रीज हो रही है, तो हमने वो स्पेसिफिक फैक्टर को मेंशन करना होता है। इसी तरह से अगर कोई और चीज़ है कि कोई कोमॉर्बिडिटी हो सकती है उस कोहोर्ट में, तो हम वो देखेंगे, जो कि हमारे एनालिसिस के साथ, इसमें हमारी अपनी डोमेन एक्सपर्टीज इन्वॉल्व होती है कि हम अपने पर्सनली हमको थोड़ा सा इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है। फिर इंटरकनेक्टेड थीम्स, इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। फिर लास्ट पैराग्राफ में हमने बात की कि स्ट्रेंथ और इम्प्लीकेशंस बतानी है, ये आप जानती हैं। लिमिटेशन से मैंने ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ रिपोर्टेड सैम्पलिंग बायस और कंफाउंडिंग बायस। सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनियर जितने भी होते हैं, जैसे कि सर्वे क्वेश्चनियर होते हैं, उनमें रिकॉल बायस, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस को हमें लिमिटेशंस में लाजमी तौर पे रिपोर्ट करना चाहिए। सैम्पलिंग बायस कब होती है, जब हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात की, तो ब्रेस्ट कैंसर के अगर आपने प्रिवेलेंस देखनी और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को एज अ सैंपल बना रहे हैं, तो आपने बाकी की सारी वुमेन्स को रिप्रेजेंट नहीं किया ना, तो अनइक्वल प्रेजेंटेशन हो गई, सैम्पलिंग बायस आ गई, तो उसको आपको रिपोर्ट करना होता है। अगैन फिर अगर कंफाउंडिंग बायस की बात करें, तो कुछ कंफाउंडर्स होते हैं जो कि आपके एनालिसिस को खराब कर देते हैं, या उसको कह लो कि अब एक ट्रू एसोसिएशन पता नहीं चलता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे मैंने प्रिवेलेंस की बात की, तो हो सकता है कि आपकी कोहोर्ट में एजड इंडिविजुअल ज़्यादा हो, तो एज का एक फैक्टर आपके उसको एनालिसिस को डिस्टॉर्ट कर रहा हो, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप एडजस्टेड और नॉन एडजस्टेड एनालिसिस देखते हैं, तो उसमें एक बात क्लियर हो जाती है कि एडजस्टेड एनालिसिस में वो सारे वेरिएबल्स जो कि कंफाउंडर्स थे, जो कि आपके एनालिसिस की ट्रू एसोसिएशन को छुपा सकते थे, उन वेरिएबल्स को आपने उनके इन्फ्लुएंस को हटा दिया, आपने एडजस्ट कर दिया। अनएडजस्टेड में नहीं होता वो एडजस्ट। तो व्हेनेवर यू हैव एडजस्टेड एनालिसिस, तो आपको कंफाउंडिंग बायस रिपोर्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। Whenever you have unadjusted analysis where confounders are not adjusted, you have to report adjusted ये confounding bias in limitation section, ठीक है। फिर future directions होती हैं, ये बात क्लियर है, समझ में आ गई? हाँ जी, समझ आ गई और को जी ठीक है। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले रिपोर्ट कर दिया ये बढ़ती हुई एज डायबिटीज के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन है इसका, ठीक है। ये एक फाइंडिंग हमें मिली, ठीक है। इसके बाद हम सिमिलर स्टडीज बता देंगे कि जो भी हमें बता रही होंगी कि डायबिटीज का किस तरीके से पॉजिटिव एसोसिएशन उन्होंने देखा। फिर हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली बढ़ती हुई एज डायबिटीज के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन दिखाती क्यों, उसके मैकेनिस्टिक इनसाइट्स क्या है। तो व्हाई एग्जैक्टली इट्स हैपनिंग मींस मैकेनिस्टिक इनसाइट्स। डिसिमिलर फाइंडिंग्स हो सकता है, कुछ स्टडीज ने नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा हो कि नहीं भाई डायबिटीज और इंक्रीज एज का कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव इफेक्ट देखा हो, जस्ट एज एन एग्जांपल बोल रही हूँ, लेकिन मोस्टली हो सकता है आपको नॉन सिग्निफिकेंट स्टडीज मिले। तो डिसिमिलर फाइंडिंग्स आपने रिपोर्ट की। But whenever you are writing, I would recommend that whenever you are writing, every next sentence should give a new knowledge. And for one stats, you cannot write a complete sentence, 2 or 3 lines. You cannot take that. So whenever you are reporting, you have to be assured that you are writing concisely and reporting new information.
ठीक है, तो ये ब्यूटी होती है साइंटिफिक पेपर की। इसके बाद फिर आप डिसिमिलर फाइंडिंग्स रिपोर्ट कर दी। फिर आपने ये बोला कि यार डिसिमिलर क्यों हो रही है, लॉजिक को चेक करो। ठीक है, अब आपने इसमें यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि नॉर्मली पीछे ट्रेंड क्या चल रहा था। ठीक है, आपकी स्टडी ने जो रिपोर्ट किया वो तो एक कहानी अलग है, लेकिन स्टडी लिटरेचर में ट्रेंड क्या है, क्या ज्यादातर स्टडीज पॉजिटिव दिखाती हैं, क्या ज्यादातर स्टडीज नेगेटिव दिखाती हैं। हो सकता है आपकी स्टडी अलग दिखा रही हो, ठीक है, बाकी जो लिटरेचर में जो स्टडीज हैं वो अपोजिट ट्रेंड की हो, तो यू हैव टू चेक दैट। ठीक है, ट्रेंड क्या है, फिर आपको बताना है कि ट्रेंड आपकी तरफ है या उसकी डिसिमिलर फाइंडिंग की तरफ है। ठीक है, अगर आपकी तरफ है तो दैट्स मीन कि डिसिमिलर फाइंडिंग वाली जो स्टडी है उसमें कोई ना कोई फ्लॉ था। तो फिर आपको सोचना है कि यार क्या फ्लॉ हो सकता है, क्या ऐसा तो नहीं कि उसमें कोहोर्ट में कोमॉर्बिडिटीज हो, या यंग एज हो, या स्मॉल सैंपल साइज हो, उसकी मेथडोलॉजी बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल एडजस्टेड और नॉन एडजस्टेड एनालिसिस का मैंने आपको बताया, उसने कन्फाउंडर्स को उसने एडजस्ट ना किया हो। ठीक है, तो ये एक जस्ट एज सैंपल है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बात समझ आई है? ये बात समझ में आई है? ये बात समझ में आई है तौहीद? ओके, परफेक्ट। चलें आगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाती हूँ। वी हैव जस्ट आई गेस हाफ आवर लेफ्ट और सो, यू हैव टू क्विकली कंक्लूड इट। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से दैट प्लीज हैव अ लुक। ओके, आर देयर एनी अदर फैक्टर्स दैट मे प्ले रोल? ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि इंक्रीज एज का आपने डायबिटीज़ के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन देख लिया, क्या कोई और फैक्टर जो है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई और फैक्टर भी हो जो कि इसमें रोल प्ले कर रहा हो? फॉर एग्जांपल एज इंक्रीज के साथ साथ हाइपरटेंशन के केसेस भी बढ़ जाते हैं, तो कहीं हाइपरटेंशन का कोई रोल तो नहीं हो सकता बीच में? तो अगर फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि हाँ यार आपको स्टडीज़ में देखा गया है कि हाइपरटेंशन का रोल है, तो किस तरह से रोल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइपरटेंशन जो है ना, हाइपरटेंशन विद इंक्रीज एज आर मोर लाइकली ऑफ बीइंग डायबिटिक। ठीक है, जो एजड इंडिविजुअल्स हैं और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक हो रहे हो, मतलब विद ओनली हाइपरटेंसिव कोहोर्ट जो है ना वो डायबिटिक हो रही हो, या ऐसा तो नहीं कहीं एज और हाइपरटेंशन मिलके डायबिटीज कॉज कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं एज और डायबिटीज हाइपरटेंशन कॉज कर रही हो, कहीं या फिर एज हाइपरटेंशन या डायबिटीज को इंडिपेंडेंटली अफेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो आपने इन सारे फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर करना है। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फैक्टर्स डायबिटीज के ट्रीटमेंट पे इम्पैक्ट करते हो। ठीक है, कौन सी स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो कि एजड इंडिविजुअल्स में, फॉर एग्जांपल एजड इंडिविजुअल्स तो 90 तक भी होते हैं, लाइक इट बिगिंस विद 50 एंड 90 तक का ग्रुप भी होता है, तो कौन सा एजड इंडिविजुअल में स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो कि मोस्ट लाइकली अफेक्ट हो रहा है? तो ये दिमाग में कहने का मकसद है कि ये स्टोरीज दिमाग में मल्टी डायमेंशनली चलनी चाहिए, तो फिर जाके आप ये वाला जो आखिरी वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली जो चीज़ थी इंटरकनेक्टेड थीम्स की, जहाँ पे आपको बताना था कि अदर फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस द आउटकम,
जहाँ पे आपने इंटरकनेक्टेड थीम्स देखने थे वो आप यहाँ पर लेकर आओगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको इस क्रिटिकल थिंकिंग से मिलेंगी। फिर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, इट्स स्ट्रेट समरी, नथिंग एल्स। You have whatever you have written in the paper, you should only reflect the main findings, okay, corresponding to your objectives. Corresponding to your objectives, whatever you have got it, you have to report it, and then you have to report the stats, ठीक है। I'm sorry, you do not have to report the stats over here. I'm being so much distracted over here. यहाँ पर stats आपको mention नहीं करने conclusion में, ठीक है। आपने यहाँ पे स्ट्रेट सिर्फ नरेटिवली आपने बतानी है कि इस चीज़ें आपको क्या क्या चीज़ें आपको फाइंडिंग्स में ऑब्जर्व हुई हैं, स्ट्रेंथ और क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस, लिमिटेशंस, फ्यूचर एस्पेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर ना कॉमनली ऑथर्स क्या करते हैं कि कुछ न्यू चीज़ें डाल देते हैं, तो डिस्कशन में जो चीज़ें आपने लिखी होती हैं आपको उसी को पैराफ्रेज करके लिखना होता है, ओके। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद फिर आपने इंट्रोडक्शन पे आते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन से आप लोग सब अच्छा लिखते हो तो मैं इसमें मज़ीद कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगी। You should start with a compelling hook, which is important कि आप स्टार्ट करो किसी, नॉर्मली लोग स्टार्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मली प्रेवालेंस ग्लोबली क्या चल रही है, रीजनली क्या चल रही है। तो ही तो है। सॉरी यार, पीछे बहुत इंटरप्शन हो रही है, मेरे बच्चे उठ गए हैं एंड इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद ना ये हुक की बात हो गई। इसके बाद आपको सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रीडर टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। आपको जब उसको जैसे एक होता है ना नया पेपर खोला तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन एविडेंस से हमें चाहिए उसको बताने के लिए कि एग्जैक्टली हम पेपर को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये बात तो हमको पता है कि इंट्रोडक्शन फनल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। ब्रॉडर फ्रॉम टॉप एंड एज इट गेटिंग डाउन इट बिकम्स कंसाइज, ठीक है। स्पेसिफिक होता रहता है अपनी डिटेल्स पे। तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जिस हमको देंगे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर हमें अपना गैप बताना, रिसर्च गैप। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च गैप्स। मैं सबके बारे में बात नहीं करूँगी। ज्योग्राफिकल गैप एक होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक डाटा जो है दूसरी कोहोर्ट में शायद फॉर एग्जांपल कहीं पर मिडिल ईस्ट में कहीं किया गया है बट वी डू नॉट हैव डाटा इन वेस्टर्न रीजन्स, तो ज्योग्राफिकल गैप हो गया। मोस्टली प्रेवैलेंस के अकॉर्डिंग होता है ये। फिर मेथडोलॉजिकल गैप होता है, कभी कभार कोई काम के अकॉर्डिंग प्रॉपर मेथडोलॉजी सेट नहीं हो रही होती तो मेथडोलॉजिकल गैप में आ जाता है। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस गैप होता है जिसमें डिफरेंट स्टडीज़ को डिफरेंट तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा मिल रहा होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस गैप होता है ये। नॉलेज गैप होता है, एविडेंस गैप होता है। यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गैप्स। अब इन गैप्स को रिपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। यू शुड रिपोर्ट विद एविडेंस। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊँ, इस पर ज़रा ध्यान रखना, वही तरह इस पर फोकस करना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब एक ऑब्जेक्टिव है, द स्टडी कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट्स हेल्थ केयर पर्सनल्स IPC नॉलेज एंड एटीट्यूड। IPC विच इज़ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के हवाले से उनकी नॉलेज और एटीट्यूड क्या थी, तो ये ऑब्जेक्टिव है उसका उसने देखो रिसर्च गैप कैसे बताया। उसने बताया कि जो है ना IPC एडहेरेंस के अकॉर्डिंग बड़ी वेरिएबिलिटी है, लिमिटेड एक्सेस है स्ट्रक्चर्ड IPC ट्रेनिंग का, ठीक है। वर्कलोड्स काफ़ी हाई है जिसकी वजह से IPC कंप्लाइंस नहीं हो पाता। अब उसने सारी चीज़ें ये बताई कि IPC प्रॉपरली कंप्लाइंस हो नहीं पा रहा है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन देके, चैलेंजेस दिखा के, फिर उसने वेरिएबिलिटी एडहेरेंस दिखा के, एविडेंस दिखा के उसने सारी चीज़ें बताएंगे। तो क्या हेल्थ केयर पर्सनल्स को पता भी है कि IPC के हवाले से उनको अवेयरनेस भी है और उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, ठीक है। तो ये कौन सा गैप होगा अंदाजन? नॉलेज गैप। परफेक्ट नॉलेज गैप, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड सेट करता है। एवरी टाइम व्हेन यू आर राइटिंग रिसर्च गैप यू शुड रिपोर्ट विद एविडेंस, राइट। नॉट एवरी टाइम बट मोस्टली व्हेन यू आर राइटिंग रिसर्च गैप यू शुड प्रोवाइड एविडेंस टू इट, ओके। एंड उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव बताते हो अपनी स्टडी का, ठीक है। एंड देन फिर आप अपनी स्टडी का ऑब्जेक्टिव तो सब अच्छा सा लिखते हैं। इसके बाद रैशनल और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। अब देखो उसने क्या कैसे अच्छे से बताया। इवैल्यूएटिंग हेल्थ केयर पर्सनल्स एग्जिस्टिंग नॉलेज
and attitudes on infection control is an essential first step in creating and executing a successful program. Delivering high quality healthcare relies on an understanding of evidence based infection prevention guidelines. तो अब तुम देख रहे हो कि इस तरह से उसने जो है ना एक प्रॉपर उसने बताया है कि ये उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, आपके उसके ऑब्जेक्टिव्स की या उसकी स्टडी की. यहाँ पर एक वो राइटिंग कंसिडरेशंस डू नॉट इंक्लूड मच जेनरिक इन्फॉर्मेशन बिकॉज हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो कि रीडर को इन्फॉर्म करे कि पहले क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, हमारी स्टडी से पहले क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, उसको एक समरी दे दें, ठीक है. बहुत ज़्यादा हमने एक्सेसिव बैकग्राउंड में डिटेल्स नहीं डालनी, हमने यहाँ पे अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली. हाँ, यहाँ पर ना ये बड़ा प्रॉब्लम आता है कि इंट्रोडक्शन में जो हमारी स्टडी है ना, जिसको हम बोल रहे हैं कि हम ये आइडेंटिफाई करेंगे. फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें हम एज और बीएमआई को फॉर एग्जांपल समझते हैं कि शायद हो सकता है कि वो इफेक्ट करते हों, तो हम पहले से ही इंट्रोडक्शन में स्टडीज डाल देते हैं जो कि बता रहे थे कि एज और बीएमआई तो भाई बड़ा अफेक्ट करती हैं. तो वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्राइब द कंक्लूजन्स ओवर हियर. We are not supposed to add information that is linked to discussion section. We have already discussed about this. We have to add citations in the research gap. We have discussed this. अब यहाँ पर एक टिप है, अगर आप लोगों को सही लगे तो करना, क्योंकि मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होती है. Whenever you are writing introduction, you should write heading for each paragraph and then you start developing outline to it. एंड देन जब आपकी आउटलाइन बन जाए तो उसके बाद आप उसके अंदर डिटेल्स और एविडेंस ऐड करते जाओ, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टोरी की तरह बनती चली जाएंगी. क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है. बस अब थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं. यू हैव टू चेक. अच्छा, इंट्रोडक्शन जब हो जाए तो आपको देखना है कि आपके टेक्स्ट में स्टार्ट्स है कि आपने रिसर्च गैप क्लियरली, रीजनेबली और एविडेंस के साथ आपने इसको एक्सप्लेन किया है. आपने इंट्रोडक्शन को एक फनल स्ट्रक्चर के थ्रू लिखा है, यानी कि टॉप ब्रॉड और नीचे आते हुए कंसाइज. आपने प्रॉब्लम सिग्निफिकेंस को, आपने जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आपने क्लियरली आर्टिकुलेट किया है, ठीक है, विद एविडेंस. हर पैराग्राफ आपस में कनेक्टेड है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर पैराग्राफ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो. पैराग्राफ बैकग्राउंड प्रोवाइड इनफ डिटेल्स, ज़्यादा या कम डिटेल्स तो नहीं है. इट शुड बी अराउंड 600 वर्ड्स. तो we should keep information, only important information corresponding to the objectives. Information should be specific, not generic again. ठीक है. Abstract, it's just a simple structure. स्टार्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन में. Sorry? इंट्रोडक्शन में स्टार्ट होना चाहिए, जैसे आपने मेंशन किया हुआ यहाँ पे. क्या होना चाहिए? स्टार्ट. हाँ, ये हाँ स्टैट्स होने चाहिए. बिल्कुल होने चाहिए. ठीक है. ओवरवेल्म्ड नहीं करना होता, बट वी हैव टू पुट इन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट्स एवरीवेयर. लाइक स्टार्ट सबसे पहले तो हुक में ही आ जाते हैं स्टार्ट, जब हम लोग बता रहे थे ग्लोबल प्रिवेलेंस क्या है वगैरह वगैरह. फिर आगे जाके जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे स्टार्ट्स लाजमी डालने चाहिए. ठीक है. ओके. फिर एब्स्ट्रैक्ट में हम सारी चीज़ें हमने बता दी. ठीक है. ये वाली चीज़ बैकग्राउंड की ये है, ये वाली चीज़ें इतनी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट में है नहीं. मैं रिजल्ट सेक्शन पर ही बता देती हूँ. डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको टोटल पार्टिसिपेंट से शुरू करना होता है, फिर मेल और फीमेल की परसेंटेज, फिर उनकी मीन एज, और फिर हमें आउटकम पर्टेनिंग टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जैसे फॉर एग्जांपल प्रिवेलेंस, और फिर आउटकम्स पर्टेनिंग टू सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल कौन कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड थे. तो जहाँ पे हम यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डाटा डाला है. ठीक है. फिर कंक्लूजन ऑन फाइंडिंग्स हमें देना है, एक कंक्लूजन दे देना है फाइंडिंग्स के ऊपर कि एग्जैक्टली हम इस पे क्या कंक्लूड करते हैं, लिमिटेशंस और फ्यूचर एस्पेक्ट्स. ठीक है. ये सब चीज़ें ऐड होती हैं. फिर अगैन ये 250 वर्ड्स के अराउंड होना चाहिए, बट इट कैन रेंज विद लाइक 250 to 280 जा सकता है. कहीं कहीं पर 250 की स्ट्रिक्टनेस होती है, तो आई लेट यू नो, बट यू कैन कीप लाइक 250 to 280 वर्ड्स. ठीक है. आपका बैकग्राउंड आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है. मेथडोलॉजी में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मैंने मेंशन की वो डालना, बाकी तो चीज़ें ठीक हैं. सही है. ये मैं बता चुकी हूँ आपको. सही है. एक इम्पॉर्टेंट चेक्स जब आप कंक्लूड कर देते हो तो आपको देखना होता है कि एब्रीविएशंस जो है ना वो फुल फॉर्म में आपने वंस आपने बताई है फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू
कंक्लूजन, आपने फर्स्ट इंस्टांस पे आपने अपनी एब्रिविएशंस को फुल फॉर्म में बताना है, एंड देन यू हैव टू कंसिस्टेंटली यूज दैट एब्रिविएशंस फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन. प्लाजरिज्म हमारे पास नॉर्मली जो हमको चल रहे होते हैं 14% या उससे कम हम देख रहे होते हैं, बट 15% इज समटाइम्स एक्सेप्टेबल. ग्रामेटिकली करेक्ट पेपर होना चाहिए आपका, ठीक है, उस चीज़ को ज़रा आपने देखना होता है. साइटेशन और कैप्शन शुड मैच फिगर 1 और फिगर 1, ठीक है, फिग 1 और फिगर 1. यहाँ पर क्या है कि आप कहीं पर फिग 1 लिखो कैप्शन में फिगर के, और कहीं और इन टेक्स्ट में आप फिगर 1 लिख दो, तो दिस शुड नॉट बी द केस. इट शुड बी सिमिलर अक्रॉस बोथ प्लेसेस. तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रहा है मैंने स्किप कर दी गलती से, विच इज़ लाइक डिस्कशन में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडीज़ लाजमी आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडीज़. क्योंकि अगर हम सिर्फ सिमिलर स्टडीज़ बता रहे हैं तो फिर डिस्कशन का फ़ायदा क्या हुआ. डिस्कशन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे बात की जाती है, तो दोनों पे ही बात करनी ज़रूरी है. ठीक है, गेट इट? ठीक है, यस. ठीक है, तो ये लाजमी इस चीज़ को ध्यान रखना कि नेगेटिव स्टडीज़ ज़रूर आनी चाहिए. बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो, तो हम अब जल्दी से उसको देख लेते हैं. आई फील हमारे पास थोड़ा टाइम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. यस, वी हैव 15 मिनट्स. अगर कुछ है समझ में नहीं आया तो बताओ. If you are feeling difficulty in speaking, you can write as well, you can speak as well, whatever is feasible to you. Just let me know if there is any ambiguity, otherwise we can close the meeting.